नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र की एक प्रसिद्ध कविता घर की याद के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो आपने इस कविता में पढ़ा कि कवि ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए एक पत्र लिखे थे और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपने घर, माता पिता, अपने भाई बहन और परिवार की यादों को बताया है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये कविता काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता कहाँ और क्यों लिखी। तो कवि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी और इसी भावना से उन्होंने यह कविता लिखी थी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका जेल से परिवार के लिए। और इसका तर्क हो जाएगा, कवि ने यह कविता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में रहते हुए अपने परिवार को याद करके लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, लगातार बरसता पानी कवि के मन की किस बात का परिचायक है। तो आपने कविता में पढ़ा कि बार बार बारिश का वर्णन किया गया है, तो यह केवल मौसम का ही वर्णन नहीं है बल्कि कवि के मन की बेचैनी और घर की याद को भी दर्शाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, चिंता और बेचैनी। तर्क हो जाएगा, वर्षा का लगातार वर्णन कवि की व्याकुलता, अकेलेपन और परिवार की चिंता को व्यक्त करता है। तीसरा प्रश्न है, कविता में माँ की कैसी छवि उभरती है। तो माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती है और वो अपने बेटे के देश प्रेम को समझती है और उसे काफ़ी हिम्मत देती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नेहमयी और दृढ़। तर्क हो जाएगा, माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है लेकिन कठिन समय में धैर्य और साहस भी दिखाती है। चौथा है, ब्रजभुज नवनीत सा उर पंक्ति के माध्यम से पिता के व्यक्तित्व की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन ग, दृढ़ और संवेदनशील। तो ब्रजभुज का अर्थ होता है कि मजबूत भुजाएं और नवनीत सा उर का अर्थ होता है कि मक्खन जैसा कोमल हृदय। तो पिताजी दृढ़ और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप तर्क लिखेंगे, पिता बाहर से मजबूत हैं लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल और भावुक है। पांचवा प्रश्न है, एक पत्ता टूट जाए बस की धारा फूट जाए पंक्ति किस ओर संकेत करती है। तो यह पिता की भावुकता की ओर संकेत करती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ख। तर्क हो जाएगा, छोटी सी बात पर भी पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बहिन आई बाप के घर हाय रे परिताप के घर पंक्ति में परिताप शब्द से क्या संकेत मिलता है। तो परिताप का मतलब होता है घर में दुख का वातावरण। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ग। तर्क हो जाएगा, कवि के जेल में होने के कारण परिवार दुखी और चिंतित है। सातवां प्रश्न है, और कहना मस्त हूं मैं पंक्ति में कवि का ऐसा कहना किस बात का संकेत है। सही उत्तर है ऑप्शन ख, अपने दुख को परिजनों से छिपाना चाहता है। तर्क हो जाएगा, कवि चाहता है कि परिवार उसकी चिंता न करे इसलिए वह स्वयं को खुश बताते हैं। आठवां प्रश्न है, कविता का मुख्य भाव क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन घ, कविता घर की याद और अकेलेपन की पीड़ा। ठीक है, तर्क हो जाएगा, पूरी कविता में कवि अपने घर, माता पिता, भाई बहनों और परिवार को याद करते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में वर्णित पिता के व्यक्तित्व की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनसे उनका बहुआयामी रूप सामने आता है। तो कवि के पिताजी साहसी, परिश्रमी, अनुशासित और संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व शक्ति और भावुकता का सुंदर मेल है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे, कविता में पिता साहसी, परिश्रमी, अनुशासित और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। वे शेर के सामने भी नहीं डरते, नियमित व्यायाम करते हैं और परिवार के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। उनका व्यक्तित्व शक्ति और भावुकता का सुंदर मेल है। दूसरा प्रश्न है, दुख डटकर ठेलता हूँ यह कथन मनुष्य के संघर्षशील स्वभाव को उजागर करता है। कविता के आधार पर बताइए कि कठिन परिस्थितियों में कवि किस प्रकार धैर्य, साहस और त्याग का परिचय देता है। तो कविता में कवि ने अपने दुख को छिपाकर
वो अपने परिवार को धैर्य देते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग करते हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए भी कभी हार नहीं मानी और देश के लिए कष्ट सहते रहे। तो आप उत्तर लिखेंगे, कभी जेल में रहते हुए भी निराश नहीं होता, वह अपने दुख को छिपाकर परिवार को धैर्य देने का प्रयास करता है, देश की स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहकर वह साहस और त्याग का परिचय देता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कविता में बार बार वर्षा का वर्णन कवि के भावों को किस प्रकार व्यक्त करता है? तो कविता में वर्षा का वर्णन कवि की उदासी, अकेलापन और घर की याद को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, वर्षा का दृश्य कवि की उदासी, अकेलेपन और घर की याद को व्यक्त करता है। लगातार बरसता पानी उसके मन की बेचैनी और भावुकता को और गहरा बनाता है। चौथा प्रश्न है, कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए और भाव स्पष्ट कीजिए जिनसे माँ की भावनात्मक मजबूती का परिचय मिलता है। तो माँ की भावनात्मक मजबूती बताने वाली पंक्तियां हैं, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो माँ काफ़ी दुखी है लेकिन बेटे के देश प्रेम को वो समझती है और इन पंक्तियों में माँ का धैर्य, साहस और त्याग दिखाई देता है। ठीक है। और इनके भाव हो जाएंगे, इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि माँ अपने बेटे के देश प्रेम को समझती है और दुखी होने के बावजूद धैर्य और साहस बनाए रखती है। पांचवा प्रश्न है, कविता का कौन सा अंश आपको सबसे अधिक भावनात्मक और प्रभावी लगता है और क्यों? तो जब कवि अपने माता पिता और भाई बहन को याद करते हैं तब कविता सबसे ज़्यादा भावुक लगती है। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मुझे वह अंश सबसे अधिक भावनात्मक लगता है जिसमें कवि अपने माता पिता और भाई बहनों को याद करते हैं। यह अंश परिवार के प्रति उसके गहरे प्रेम और लगाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विद्या से संवाद। कविता का सौंदर्य, गिर रहा पानी झरझर, हिर रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ शब्दों का चयन और संयोजन इस प्रकार किया गया है कि कविता में ध्वन्यात्मकता और नाद सौंदर्य की सृष्टि हुई है। शब्दों के ऐसे प्रयोग से कविता आकर्षक बनती है। कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे जीवंत और प्रभावपूर्ण बनाती है। ऐसी कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता से ऐसी विशेषताओं वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। तो आपको कविता से पंक्ति ढूंढकर लिखनी है। तो पहली विशेषता है स्मृति और दृश्य बिंब। तो कवि घर के दृश्य को अपनी स्मृति में देख रहे हैं तो इसलिए पंक्ति हो जाएगी, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। दूसरा है लोक भाषा की सहजता। तो कवि ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तो पंक्ति हो जाएगी, एक छिन 100 बरस है रे। तीसरा है पंक्तियों का दोहराव। तो कविता में ये पंक्ति बार बार दोहराई गई है, बहुत बहुत पानी गिर रहा है। चौथा है अलंकारिक प्रयोग। पंक्ति हो जाएगी, वज्रभुज नवनीत साउर। पांचवा है प्राकृतिक दृश्यों और भावों का संयोजन। तो कविता में वर्षा का दृश्य और कवि की भावनाएं दोनों साथ दिखाई देती है, इसलिए पंक्ति हो जाएगी, गिर रहा पानी झराझर, कांपते हैं प्राण थर थर। छठा है संबोधनात्मकता। इसके लिए पंक्ति है, हे सजीले हरे सावन। ठीक है। अगला प्रश्न है कविता की संरचना। घर की याद कवि के भीतर उठते भावों की यात्रा है। कविता में एक प्रकृति के माध्यम से व्यक्त उस यात्रा के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। अर्थात आपको कविता में प्रकृति के माध्यम से व्यक्त भाव यात्रा का वर्णन करना है। ठीक है। तो कविता में क्या होता है, पहले बारिश होती है, फिर कवि को घर की याद आती है और वह परिवार के सारे सदस्यों को याद करते हैं और फिर अंत में बादलों के माध्यम से वे संदेश भेजते हैं। ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, कविता की शुरुआत वर्षा के दृश्य से होती है। वर्षा कवि को अपने घर और परिवार की याद दिलाती है। वह माता पिता, भाई बहनों और घर के सुखद वातावरण को स्मरण करते हैं। अंत में वह सावन के बादलों के माध्यम से अपने परिवार को संदेश भेजकर उन्हें धैर्य देने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है। अगला है विषयों से संवाद। कविता में चित्रित घर एक भौतिक स्थान से बढ़कर भावनाओं के संबंधों के केंद्र के रूप में चित्रित हुआ है।
संयुक्त परिवार और एकल परिवार की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे हमें संयुक्त परिवार और एकल परिवार मीन्स की ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली में तुलना करना है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में कई सदस्य एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में समानता माता पिता और केवल बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। तो जब लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे प्रेम, सहयोग और सुरक्षा अधिक मिलती है, जबकि एकल परिवार में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत ध्यान अधिक मिलता है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे। संयुक्त परिवार में प्रेम, सहयोग और सुरक्षा अधिक होती है, एकल परिवार में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत देखभाल अधिक मिलती है। मुझे संयुक्त परिवार का अपनापन और एकल परिवार की स्वतंत्रता पसंद है। दूसरा प्रश्न है, लगातार बारिश होती रहे तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो लगातार बारिश होने पर गांव और शहर दोनों जगह काफ़ी परेशानियां होती है। गांव के खेतों में पानी भर जाता है जिससे फसलें प्रभावित होती है, और जबकि शहरों में जल भराव से यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो शहर में और गाँव में दोनों जगह बीमारियाँ फैलने का खतरा काफ़ी बन जाता है। तो आप उत्तर लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो सकती है और पशुओं को परेशानी हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में जल भराव, यातायात बाधित होने और बीमारियां फैलने की समस्या हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, संचार के नए और पुराने माध्यमों में अंतर बताइए। तो पुराने समय में कोई भी संदेश पहुंचाना रहता था तो काफ़ी टाइम लगता था। जैसे पुराने समय में लोग क्या करते थे, वो पत्र से कोई भी समाचार भेजते थे या फिर कोई दूत से भी भेजते थे। और आज के टाइम में मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसके कारण संदेश तुरंत मिनटों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे। पुराने समय में पत्र, दूत और कबूतर जैसे माध्यम का उपयोग किए जाते थे। आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे तेज और आधुनिक संचार माध्यम उपलब्ध है। चौथा प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम विषय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आप लेख इस तरह से लिखेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारतीयों ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए बलिदान दिया। अनेक आंदोलनों और संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सृजन। कल्पना कीजिए कि कवि की माँ को पत्र लिखना आता है। कविता में वर्णित उनकी छवि और अनुमान के आधार पर लिखिए कि वे कवि के लिए पत्र में क्या क्या लिखती। तो जब कवि की माँ को पत्र लिखना आता तो वो अपने बेटे को प्यार देती, आशीर्वाद लिखती और उसे हिम्मत देती, ठीक है। तो वो इस तरह से पत्र लिखती। प्रिय बेटे भवानी, हम सब यहाँ कुशल हैं। तुम्हारे पिताजी, भाई बहन और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं। हमें तुम पर गर्व है कि तुम देश की सेवा के लिए जेल में हो। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना और किसी बात की चिंता मत करना। ईश्वर तुम्हें शक्ति और सफलता दे। तुम्हारी माँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता में माँ और पिताजी के बीच कवि के विषय में की जाने वाली बातचीत का वर्णन है। इनकी इस बातचीत को संवाद लेखन के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो अब आपको माँ और पिताजी के बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो आप इस तरह से संवाद लिखेंगे। माँ, आज भवानी की बहुत याद आ रही है। पिताजी बोलेंगे, हाँ, लेकिन उसने देश के लिए सही रास्ता चुना है। फिर माँ कहेगी, वह वहाँ ठीक तो होगा ना। पिताजी, वह साहसी है, हर कठिनाई का सामना कर लेगा। फिर माँ कहेगी, ईश्वर उसे स्वस्थ और सुरक्षित रखे। पिताजी कहेंगे, हमें उस पर गर्व करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि ने सावन के बादल को संदेश वाहक बनाया है। अगर आपको किसी प्राकृतिक उपादान के माध्यम से अपने घर, मित्र या किसी संबंधी को कोई संदेश भेजना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? अगर कुछ ऐसा करना पड़े तो मैं हवा को संदेशवाहक चुनूंगी, क्योंकि हवा हर जगह पहुंच सकती है और मेरे संदेश को मेरे प्रियजनों तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे, मैं हवा को संदेशवाहक चुनूंगा या चुनूंगी क्योंकि हवा हर जगह पहुंच सकती है। वह मेरे संदेश को जल्दी और सरलता से मेरे प्रियजनों तक पहुंचा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा से संवाद।
रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनसे वाक्य बनाइए। क है एक छिन 100 बरस है रे। तो रेखांकित शब्द है छिन, तो छिन का अर्थ होता है क्षण, मीन्स कि थोड़ा समय। इसका वाक्य हो जाएगा खुशी के पल एक छिन में बीत जाते हैं। ख है तुझे बतलाता कि बेला फलानी फूल झेला। तो यहाँ पे फलानी को अंडरलाइन किया गया है। तो फलानी का अर्थ होता है कि कोई विशेष या फिर निर्दिष्ट जिसका नाम न लिया गया हो। ठीक है, तो वाक्य इसका बन जाएगा फलानी जगह पर आज एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग है और भौजी और सरला सहज पानी सहज तरला। तो यहाँ पे भौजी को अंडरलाइन किया गया है। तो भौजी मीन्स होता है बड़े भाई की पत्नी यानी कि भाभी। तो बाकी हो जाएगा मेरी भौजी परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान रखती है। घ है मन की बर का झाड़ जैसे। तो बर का अर्थ होता है बरगद का पेड़। बाकी हो जाएगा गांव का बर का पेड़ बहुत विशाल है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में आए शब्दों का व्याकरणिक पहचान लिखिए। ठीक है, क है बहुत पानी गिर रहा है। तो इसमें पानी जो है वो संज्ञा है, बहुत विशेषण है और गिर रहा है क्रिया है। ठीक है। ख है पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। तो इसमें बुढ़ापा जो है वो संज्ञा है, व्यापा है जो क्रिया है और जिनको है सर्वनाम है। ठीक है। ग है खुले सिर नंगे बदन बह घूमता फिरता मगन बह। तो इसमें खुले जो है वो विशेषण है, वह सर्वनाम है, बदन संज्ञा है और फिरता जो है वो क्रिया है। ठीक है। घ है एक पत्ता टूट जाए बस की धारा फूट जाए। तो यहाँ पे एक जो है वो विशेषण है, पत्ता संज्ञा है, फूट जाए क्रिया है। ठीक है। अगला है हे सजीले हरे सावन हे की मेरे पुण्य पावन। तो इसमें जो सजीले हैं वो विशेषण है, मेरे सर्वनाम है और सावन संज्ञा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लिए संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।